तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का टॉपिक 2। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई, कैसे तमिलियंस और सिनलीज के बीच में बात नहीं बनी, और कैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ जिनका मेन मकसद ये था कि एक तमिल एलम का क्रिएशन हो। अब बच्चों, हम देखते हैं कि जो काम श्रीलंका में हुआ, एक प्रॉपर पावर शेयरिंग ना होने की वजह से श्रीलंका में एक सिविल वॉर जनरेट हो गई। अगर वो सिनलीज और तमिलियंस को एक स्पेशल पावर या प्रॉपर पावर का एक प्रॉपर शेयरिंग कर देते तो ये नौबत नहीं आती। अब हम बच्चों देखते हैं एक और दूसरा केस स्टडी। एक कंट्री है यूरोप में, बेल्जियम, उसके, और वहां से हम समझेंगे कि बेल्जियम ने कैसे एक प्रॉपर पावर शेयरिंग के एग्जांपल देके दोनों टाइप की कम्युनिटीज को बैलेंस किया और खुश रखा। तो बच्चों देखो, ये बच्चों यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है बच्चों बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है बच्चों ब्रसेल्स। ध्यान रखना, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। अब हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम का देखो पड़ोसी, देखो बच्चों, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इतना कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। अब बच्चों, आप अगर पूरे बेल्जियम को देखोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, आप अगर पूरे बेल्जियम को देखोगे तो बेल्जियम के जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेल्जियम को, आप अपने डायग्राम में देख पा, ग्राफ में, फोटो में देख पा रहोगे। ऊपर वाला तो है बच्चों कौन सा, ऑरेंज पार्ट। ऑरेंज पार्ट को हम बोल रहे हैं फ्लेमिश रीजन, और नीचे वाला जो बच्चों पिंक पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वलोनिया रीजन। तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं बच्चों, जो फ्लेमिश रीजन है और दूसरा है वलोनिया रीजन, इन दोनों रीजन को मिलकर बनता है बच्चों हमारा कौन सा एरिया, बेल्जियम। अब बच्चों जो फ्लेमिश रीजन है वहां पे ज्यादातर डच लोग रहते हैं। क्या बोला मैंने, जो फ्लेमिश रीजन है बच्चों वहां पर डच लोग रहते हैं। वेरएस जो वलोनिया रीजन है बच्चों वहां पे फ्रेंच लोग रहते हैं। मतलब बेल्जियम का जो फ्लेमिश पार्ट है वहां पे डच लोगों की पॉपुलेशन है। डच मतलब बच्चों जो नीदरलैंड के लोग होते हैं, जो नीदरलैंड वाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, डच लैंग्वेज जिसको कहते हैं। वेयरएस जो 40% जो लोग हैं पूरी कंट्री के, वो कौन से रीजन में रहते हैं, वलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, फ्रांस की जो लैंग्वेज होती है। और 1% जो लोग हैं बच्चों, जो बचे कुछ 1% है, वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो ये पूरा का पूरा लैंग्वेज के हिसाब से हमने डिवाइड किया है बेल्जियम को। अब बच्चों देखो, आप अगर देख पा रहोगे इस पूरे एंटायर बेल्जियम में, अगर आप देख पा रहोगे तो डच लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेंच लोगों से। ये बात क्लियर है। डच अराउंड 60% है और फ्रेंच अराउंड 40% है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट पूरा का पूरा इक्वेशन बदल जाता है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में। अब बच्चों ब्रसेल्स में देखो, फटाफट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ब्रसेल्स में क्या हो रहा है। जो ब्रसेल्स है बच्चों, ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। मतलब नीचे आपके पास देखो एक और पाई चार्ट दे रखा है मैंने बेल्जियम का। अगर बच्चों आप बेल्जियम में नोटिस करो तो मेजॉरिटी में कौन थे, डच लोग। वेयरएस अगर आप ब्रसेल्स की बात करो तो ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में कौन है बच्चों, जो कैपिटल सिटी है वहां पे मेजॉरिटी में कौन है बच्चों, फ्रेंच लोग। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो फ्रेंच लोग हैं वो मेजॉरिटी में कहां पे बच्चों, कैपिटल सिटी में। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो फ्रेंच लोग हैं वो बहुत ही अमीर हैं कंपैरेटिवली, और पॉपुलेशन में बहुत कम है थ्रू आउट द बेल्जियम। वेयर जो डच लोग हैं उनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है बट गरीब है। अब मतलब गड़बड़ तो होगी ही होगी। अब देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। अब सीधी सी बात है, अब फ्रेंच वाले क्योंकि ज्यादा अमीर है कंपैरेटिव टू डच लोग, तो डच लोगों को फ्रेंच लोगों से चिढ़ मचती है। चिढ़ इसलिए मचती बच्चों, देखो एक तो डच लोग पॉपुलेशन में भी ज्यादा है, उसके बाद भी अमीर नहीं है, और फ्रेंच वाले बहुत ही चिन्नू से हैं पॉपुलेशन में, उसके बाद भी डच वालों से अमीर है। तो ऑब्वियस सी बात है, डच वालों को लगेगा कि सारे के सारे पैसे तो फ्रेंच वालों के पास है और हमारे पास बहुत ही कम पैसा है।
तो इसलिए डच वाले चिढ़ते हैं फ्रेंच वालों से और सिमिलर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाला रिलेशन है। अब ये बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी कंट्री में तो वो किसका रूप ले सकता है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था श्रीलंका में सिविल वॉर का रूप ले सकता है। तो सिविल वॉर का रूप ना ले, इसके लिए फ्रेंच बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया ये हम देखते हैं। अब देखो, उन्होंने एक अकोमोडेशन पॉलिसी लाई। देखो, अगर आप श्रीलंका को देखोगे तो वहां की पॉलिसी को हम कहते हैं मेजॉरिटेरियन पॉलिसी, मतलब वहां पे मेजॉरिटेरियन को ज्यादा पावर दे रखी थी एज कंपेयर टू माइनॉरिटी। बट इन केस ऑफ बेल्जियम उन्होंने अकोमोडेशन पॉलिसी लाई, मतलब उन्होंने दोनों कम्युनिटीज को अकोमोडेट करने की कोशिश की। अब कैसे की देखते हैं फटाफट। सबसे पहली बात उन्होंने क्या की कि देयर इज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो केंद्र सरकार है, मतलब जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब बराबर लोग बेल्जियम वाले होंगे, सॉरी बराबर लोग डच स्पीकिंग होंगे एंड बराबर लोग कौन होंगे? फ्रेंच स्पीकिंग। मतलब दोनों में इक्वालिटी रखने की कोशिश की कि दोनों में से कोई भी अपने आप को सुपीरियर ना समझे। सेम बच्चों, जो कैपिटल सिटी थी वहां पे भी यही पॉलिसी अप्लाई की गई कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। कहां पे? कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट में। मतलब ब्रसेल्स को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट बनेगी वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना है, इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना है। और ना ही पावरफुल ब्रसेल्स है ना ही पावरफुल बेल्जियम है, दोनों के बीच में पावर का शेयरिंग होगा। मतलब सारी की सारी पावर ना तो बेल्जियम को दी, मतलब कंट्री को, सेंटर को दी, और ना ही सारी की सारी पावर छोटे छोटे स्टेट्स को दी। पावर का एक शेयरिंग हुआ दोनों के बीच में। मतलब कोई भी लॉ बनेगा तो सेंटर से भी पूछा जाएगा, स्टेट से भी पूछा जाएगा। कोई भी काम होगा तो सेंटर से भी पूछा जाएगा और स्टेट से पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सेंटर ना तो अपनी दादागिरी दिखा सकता है और स्टेट भी अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकता, तो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके लॉ बनाएंगे। और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों अकोमोडेशन पॉलिसी का? कि द कल्चरल, एजुकेशनल एंड द लैंग्वेज एसोसिएटेड कंसर्न्स डेल्ट बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट। बच्चों एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत आसान है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कुछ कम्युनिटीज, जो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज होती है किसी भी एक एरिया की, देखो हर एक एरिया में एक टाइप की स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक लोग होते हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थान की कम्युनिटी, जैसे आपने देखा होगा किसी एरिया में सैनी कम्युनिटी प्रोमिनेंट होती है, किसी में चौधरी लोगों का गांव होता है, आपने सुना होगा, कहीं पे राजपूत कम्युनिटी होती है। ऐसे कहीं कहीं एरियाज में कम्युनिटी का क्या होता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी कम्युनिटी को अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, आपके एजुकेशन को प्रिजर्व करना है, आपकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। तो आप ये जो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी लॉज बनेंगे, इन सब का ध्यान कौन रखेगा? कम्युनिटी रखेगी। बात समझ में आई बच्चों क्या कह रहा हूं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट की एक कम्युनिटी है कि नागा कम्युनिटी है, मान लो नागा ट्राइब है, नागालैंड की एक ट्राइब है नागा ट्राइब। अब अगर मान लो कोई राजस्थान का कोई एक आदमी है और उसको हमने मिनिस्टर बना दिया, तो उसको क्या पता कि नागा ट्राइब में लैंग्वेज को कैसे प्रिजर्व करना है, वहां के कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो नागा ट्राइब में एक हेड बना देना चाहिए। वो क्या करेगा? अपने कल्चर को प्रिजर्व करेगा, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करेगा और जो भी उससे रिलेटेड एजुकेशन है उसको प्रिजर्व करेगा। सेम बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने एक जो छोटे छोटे कम्युनिटीज में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया, सो दैट वो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को और उससे रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है उसको प्रिजर्व करे। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो बच्चों अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या किया। अब हम कंपेयर करते हैं बेल्जियम को और श्रीलंका को। देखो दोनों की पॉलिसीज को आप कंपेयर करोगे, आप आइडेंटिफाई आसानी से कर पाओगे कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है और कौन सी पॉलिसी कंपैरेटिवली खराब है। लेफ्ट हैंड साइड में आप बच्चों बेल्जियम की पॉलिसी देख रहे हो कि द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन एंश्योर्ड स्टेबिलिटी इन बेल्जियम। जब आपने सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वहां पे कोई भी पंगे नहीं होंगे
और बेल्जियम में सब खुशी खुशी रहेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप श्रीलंका की बात करो बच्चों, तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म है, और उस वजह से क्या होगा बच्चों, वहां पे क्या होगा, मेजॉरिटेरियनिज्म कंटिन्यूज टू बी अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड द ग्रोथ ऑफ श्रीलंका। वहां कंट्री में सिविल वॉर होते रहेंगे, कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा, कंट्री को हमेशा डर लगा रहेगा क्योंकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं। तो हमेशा मेजॉरिटेरियन जो भी पॉलिसी होती है वो हमेशा कंट्री को एक थ्रेट में डालती है, एक डर के माहौल में कंट्री को एक तरह से बना देती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटेरियन जब भी होगा किसी कंट्री में, वहां पे मेजॉरिटी क्या करेगी, माइनॉरिटी को सप्रेस करेगी, उसको दबाएगी, और बदले में माइनॉरिटी को भी गुस्सा आएगा, वो मेजॉरिटी को सप्रेस करेगी। सप्रेस तो नहीं बट एक मिलिटेंट एक्ट करेगी उनके ऊपर, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, कंट्री में टर्मोइल हो जाएगा, कंट्री में पूरा का पूरा रायता फैल जाएगा। तो हम दोनों पॉलिसी को कंपेयर करके आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी बेस्ट पॉलिसी है और कौन सी वर्स्ट पॉलिसी है। चलो बच्चों, अब देखो, किसी भी कंट्री में अगर आपको वहां की अलग अलग टाइप के लोगों के बीच में शांति बनाए रखनी है, तो उसके क्या क्या मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देना है, उनके बीच में कोई भी तनाव नहीं होने देना है, कोई भी उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट ना हो। अगर किसी भी कंट्री में दो या दो से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट होगा, तो श्योर है कि वहां पे पंगे होने लाजमी सी बात है। हमें और क्या इंश्योर करना पड़ेगा बच्चों, हमें इंश्योर करना पड़ेगा स्टेबिलिटी और यूनिटी। हमें कंट्री में स्टेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि कंट्री में स्टेबिलिटी बने रहे, और यूनिटी, सब मिलजुल के एक साथ यूनाइट होकर रहे। और क्या देखना पड़ेगा बच्चों हमें, वी हैव टू एनहांस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। मतलब कि सिटीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल हो बच्चों, गवर्नमेंट चूज करने में, अपनी बात रखने के लिए, गवर्नमेंट सिटीजन की बात के अकाउंटेबल हो, मतलब उसकी जवाब दे। ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ठीक है बच्चों। अब बाकी काम बच्चों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, बाय बाय।